नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। जनवरी 2025 में कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम इसको नाम दिया गया है, यानी कि बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले बच्चे की तैयारी देखने के लिए ये पेपर है। तो प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम हुआ है वो 3 घंटे का रहा है और 80 मार्क्स इसमें दिए गए हैं। इसमें प्रश्न पत्र में कई ऐसे प्रश्न हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं जिनके वार्षिक परीक्षा में आने की संभावना है। इसलिए 10वीं क्लास के सभी बच्चे जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो इस प्री बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको ध्यान से एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें ताकि वो उनके आगे आने में सहायता कर सकें। पहले पेज पर सामान्य निर्देश दे रखे हैं कि कितने भागों में बटा हुआ है पेपर A, B, C, D और F में इसमें शामिल है। टोटल 40 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। 1 से लेकर 20 तक जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं, बहुवैकल्पिक उनमें दे रखा है, 1 अंक का है। और बी खंड जो है वो 21 से लेकर 28 तक बहुत छोटे प्रश्न हैं जिनके 2 अंक हैं। 29 से लेकर 32 तक केस स्टडी वाले प्रश्न हैं और 33 से लेकर 36 तक लघुत्तर प्रकार के प्रश्न हैं, प्रत्येक का 3 अंक का है। 37, 38 और 39 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक का 5 अंक है। साथ लिखा गया है 120 शब्दों से ज़्यादा में उत्तर नहीं देना है। और एक मानचित्र भी है प्रश्न नंबर 40 जो 5 अंक का है। इसमें से 2 जो हैं वो इतिहास में से लिए गए हैं प्रश्न और 3 जो हैं वो भूगोल में से लिए गए हैं। तो चलिए सेक्शन ए पर चलते हैं जो 20 नंबर है, इसमें 20 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि कामागाटामारू क्या था। कामागाटामारू तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक समुद्री जहाज था, बी एक पनडुब्बी, सी एक हवाई जहाज और डी एक ट्रेन। तो सही जवाब जो है वो एक समुद्री जहाज था, ये जो किराए पर लिया गया था, कामागाटामारू उसका नाम था। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित केसरी नामक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी नाम का जो समाचार पत्र था वो किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उर्दू, बी हिंदी, सी अंग्रेजी और डी मराठी। तो ये वास्तव में मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न नंबर 3 है गायत्री महामंत्र किस वेद से लिया गया, 4 वेदों में से किस से लिया गया है। तो ऑप्शन है 4, ऋग्वेद है, बी पर सामवेद है, सी पर अथर्ववेद है और डी पर यजुर्वेद है। तो जो सही ऑप्शन है वो ऋग्वेद से ये मंत्र जो है वो लिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है और पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या कितनी है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या पूछी गई है। ए पर ऑप्शन है 85.3%, बी पर 79.8%, सी पर 65.4% और डी पर है 70.5%। तो सही जो ऑप्शन है वो वास्तव में बी है। 79.8% जो है भारत में हिंदू जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न नंबर 5 है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऋण औपचारिक स्रोत नहीं है। कौन सा ऋण औपचारिक स्रोत नहीं है। तो इसमें हम कह सकते हैं ए पर है सहकारी समितियां, बी पर है बैंक, सी पर है साहूकार और डी पर है उपरोक्त सभी। तो जो इसका नहीं है वो वास्तव में साहूकार है, ये अनौपचारिक ऋण में आता है, औपचारिक ऋण में नहीं आता, साहूकार इसमें आएगा। प्रश्न नंबर 6 है और पूछा गया है कि सरकार द्वारा प्रतिबंध या रुकावट को दूर करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। सरकार द्वारा प्रतिबंध या रुकावट को दूर करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम उदारीकरण कहते हैं। जब सरकार नियमों में ढील देती है और सारे प्रतिबंध हटा देती है तो वो उदारीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 7 है गुजरात में भूमि विनाश जो लैंड डिस्ट्रक्शन है उसका कारण पूछा गया। मुख्य कारण क्या है, गुजरात में भूमि विनाश का मुख्य कारण क्या है। ए खनन मतलब माइनिंग कहते हैं जिसको, खुदाई, खाने खोदना। बी अति पशुचारण, सी वनों की कटाई और डी उपरोक्त सभी। तो जो गुजरात में जो भूमि विनाश का जो सबसे बड़ा कारण है वो है अति पशुचारण, उसमें जिसके कारण वहाँ पर भूमि का विनाश हुआ है ज़्यादातर। प्रश्न नंबर 8 है कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है। 4 ऑप्शन है, ए पर उर्वरक उद्योग, बी पर सीमेंट उद्योग, सी पर कपड़ा उद्योग और डी पर उपरोक्त सभी। तो सीमेंट उद्योग जो है उसमें वास्तव में चूना पत्थर जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है
और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है, किसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ए जूट, बी रेशम, सी कपास और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जूट को जो है वास्तव में वो गोल्डन फाइबर कहते हैं उसमें सामाजिक की भाषा में। और प्रश्न नंबर 10 है कि बेल्जियम की जनसंख्या का कितने प्रतिशत वोलोनिया क्षेत्र में रहता है। बेल्जियम की जनसंख्या का कितने प्रतिशत वोलोनिया क्षेत्र में रहता है। तो जो है वो ऑप्शन दे रखे हैं, ए पर 50%, बी पर 59% 59% और सी पर 49% और डी पर 40%। तो जो सही जवाब है वो वास्तव में वो 40% है। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे, संचार, बी पुलिस, सी रक्षा और डी मुद्रा। तो जो बी है वो वास्तव में सही आएगा। पुलिस जो है वास्तव में वो राज्य सूची का विषय है, ये संघ सूची का विषय नहीं है। राज्य सरकारों की अपनी अपनी पुलिस व्यवस्था है वहां पर। प्रश्न नंबर 12 है, वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया। वास्तविक विकेंद्रीकरण तो 1992 में जो है, ए पर दे रखा है 1991, बी पर 1992, सी पर 1993 और डी पर 1994। तो सही जवाब जो आएगा वो वास्तव में बी आएगा। 1992 में जब 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन पास किया गया था और पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को, शहरी नगरीय संस्थाओं को शक्तियां वितरित की गई थी। तो वास्तविक विकेंद्रीकरण कहते हैं उसको, तो आपने याद रखना है 1992। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय समाज की संरचना किस प्रकार की है। तो भारतीय समाज की संरचना की अगर बात करें तो वो जाति पर आधारित भारतीय समाज है। जाति यहाँ पर मेन मुख्य तत्व है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 है और पूछा गया है कि श्रीलंका की जनसंख्या में किस सामाजिक समूह की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। श्रीलंका की जनसंख्या में किस सामाजिक समूह की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। तो वो सिंगली है वहाँ पर, जिनकी जो कुल जनसंख्या में जो हिस्सेदारी है वो वास्तव में 74% है। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15 स्पष्ट नहीं हो पाया है, कुछ छोड़ दिया गया इसमें। निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधि का द्वितीय क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन देने थे जो वो एग्जामिनर जो है वो लिखना भूल गया। निम्नलिखित में से किस आर्थिक गतिविधि का द्वितीय क्षेत्र से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ वो नहीं लिख पाया है। तो ये प्रश्न जो है 15वां वो क्लियर नहीं है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 16 और पूछा गया है कि अंग्रेज़ों ने भारत में, खालिस्तान है यहाँ पर, खालिस्तान भरना है। अंग्रेज़ों ने भारत में ईस्वी में पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली लागू की। तो ये 1835 में लागू की थी और लॉर्ड मकाले ने लागू की थी ये 1835 में। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है और पूछा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन, खालिस्तान दे रखा है, में हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वास्तव में वो 1980 में हुई थी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 18 है, 2017 में मानव विकास सूचकांक में भारत का रैंक या स्थान, तो 188 देशों में भारत का जो रैंक था 2017 में वो 131 नंबर था भारत का 188 देशों में। तो 131 रैंक उस समय भारत का आया था 2017 में। हर साल ये रिपोर्ट प्रकाशित होती रहती है। नीचे जो 19 और 20 प्रश्न है वो वास्तव में नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दो कथनों को अभिकथन और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। कोड के अनुसार अपना उत्तर अंकित करें। तो कारण अभिकथन में दे रखा है 19 प्रश्न नंबर 19 पर। अभिकथन में है कि 19वीं सदी में साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थी। 19वीं सदी में साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां मौजूद थी। और कारण में दे रखा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन में वृद्धि हुई, कच्चे माल की कमी थी और माल बेचने के लिए नए बाजारों की आवश्यकता थी। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी पर है कि ए सत्य है लेकिन आर गलत है, और सी पर है ए गलत है आर सत्य है, और डी पर है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका जो सही जवाब है वास्तव में वो ए आएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 20 की अगर बात करें तो 20 भी ऐसा ही प्रश्न है, असर्शन और कारण वाला है, रीजन वाला है।
अभिकथन में दे रखा है कि उपनिवेशीकरण के इतिहास से पता चलता है कि उपनिवेशों में समृद्ध संसाधन विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण थे। उपनिवेशों में समृद्ध संसाधन विदेशी आक्रमणों के लिए मुख्य आकर्षण थे। और आर है कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो ये वाला प्रश्न है 20 नंबर, इसमें उपनिवेशीकरण के इतिहास से पता चलता है कि उपनिवेशों में समृद्ध संसाधन विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण थे। तो ये भी, इसका भी हम ए ऑप्शन कह सकते हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये दोनों में एक ऑप्शन दे सकते हैं। इसके बाद जो प्रश्न नंबर जो 21 से लेकर 28 तक हैं वो 2-2 नंबर के प्रश्न है। और प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के 2 व्यापारिक केंद्रों के नाम बताइए। तो 2 व्यापारिक केंद्र जो थे वो मोहनजोदड़ो और लोथल था। लोथल में तो बंदरगाह के अवशेष भी मिले हैं। प्रश्न नंबर 22 है, रोम को 7 पहाड़ियों का शहर क्यों कहा जाता है। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि 1000 ईसा पूर्व के लगभग रोम एक छोटा सा गांव होता था जो मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था। 7 पहाड़ियों पर बसा होने के कारण इसे 7 पहाड़ियों का नगर भी कहा जाता था उस समय। और प्रश्न नंबर 23 है, खरीफ मौसम की 4 फसलों के नाम बताएं। खरीफ मौसम की 4 फसलों के नाम बताएं। तो इसमें हम कह सकते हैं उत्तर में कि खरीफ की फसलें वे फसलें होती हैं जो मानसून के आने के साथ बोई जाती हैं तथा सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य जो फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, अरहर जिसको हम कहते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन को शामिल किया जा सकता है। तो कई प्रकार की फसलें आप इसमें लिख सकते हैं, 4 लिखनी है। प्रश्न नंबर 24 है, मैंगनीज के 2 उपयोग बताइए। मैंगनीज के 2 उपयोग बताइए। तो 1 नंबर पर हम कह सकते हैं कि मैंगनीज का प्रयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज की आवश्यकता होती है। तो एक तो ये लिख सकते हैं और दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं कि इसका अलावा इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयों और पेंट बनाने में भी किया जाता है। और भारत में उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रश्न नंबर 25 है, सतत विकास या धारणीय विकास से क्या अभिप्राय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये हर साल घुमा फिरा के आता है। सतत विकास या धारणीय विकास से क्या अभिप्राय है। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ ऐसे विकास से है जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना है ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये संसाधन बचे रहें। प्रश्न नंबर 26 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें लोग काम पर तो लगे होते हैं लेकिन वहाँ वे अपनी क्षमता से कम काम कर रहे होते हैं। इसे अल्प बेरोजगारी की स्थिति भी कहते हैं। यदि उन्हें काम पर से हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 27 है, एकात्मक सरकार क्या होती है। तो जब पूरे देश का शासन एक ही जगह से और एक ही सरकार द्वारा चलाया जाता है तो इसे एकात्मक सरकार कहते हैं। ऐसी सरकार में राज्य नहीं होते हैं, पूरे देश का शासन एक ही सरकार चलाती है। प्रश्न नंबर 28 है, नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में हम कहेंगे कि नारीवादी आंदोलन से अभिप्राय उस आंदोलन से है जो स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए चलाया गया था, उसको हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, नीचे दिए गए अंश को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी वाले प्रश्न हैं। तो अंश को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दो। तो लिखा है कि वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक और बौद्धिक, ये बौद्धिक है, बौद्धिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की व्यवस्था का उल्लेख है। इन पुरुषार्थों में धर्म मुख्य है।
किसी वस्तु के स्वाभाविक गुणों को उसका धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म गर्मी व तेज है, विद्यार्थी का धर्म पढ़ना और अध्यापक का धर्म पढ़ाना, राजा का धर्म प्रजा पालन व रक्षा करना और सूर्य का धर्म प्रकाश करना है। इस प्रकार मानव का स्वाभाविक धर्म मानवता है। अतः धर्म का अर्थ कर्तव्य बोध, मनुष्य का नैतिक कर्तव्य ही उसका धर्म है। तो ये एक अंश दे रखे और उसके नीचे 3 प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न है वैदिक दर्शन में खालिस्तान पुरुषार्थों का उल्लेख है, तो 4 पुरुषार्थों का यहाँ 4 आएगा, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। विद्यार्थी का धर्म क्या है, तो विद्यार्थी का जो धर्म है वास्तव में इसमें पढ़ना लिखा हुआ है। और प्रश्न नंबर 3 है धर्म का अर्थ क्या है, मनुष्य को उसका कर्तव्य बोध कराना ही धर्म का अर्थ है। लिखा भी है मनुष्य का नैतिक कर्तव्य ही उसका धर्म है। इसके बाद प्रश्न नंबर 29 था, ये प्रश्न नंबर जो 30 है वो भी लिखा है कि नीचे दिए गए अंश को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। श्यामल का कहना है कि उन्हें अपनी 1.5 एकड़ ज़मीन की जुताई के लिए हर मौसम में पैसे उधार लेने पड़ते हैं। कुछ साल पहले तक वह गांवों से कर्ज लिया करते थे, जिस पर साहूकार को 5% मासिक ब्याज 60% वार्षिक देना पड़ता था। पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गांव के कृषि व्यवसाय से 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहा है। जुलाई के मौसम की शुरुआत में व्यवसायी कृषि संबंधी ज़रूरतें प्रदान करता है। व्यापारी ऋण पर ब्याज के अलावा किसानों से यह भी वादा लेता है कि वह अपनी फसल उसे बेचेगा। इससे कारोबारी को भरोसा रहता है कि उसका कर्ज समय पर चुका दिया जाएगा। फसल की कीमतें कटाई के समय तय होती हैं, इसलिए वह भारी मुनाफा कमाता है। किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदता है और फिर कीमत बढ़ने पर उसे बेचता है। उस समय फसल खरीदने से व्यापारी को लाभ मिलता है, वह सस्ते में फसल खरीदता है और बाद में कीमत बढ़ने पर बेच देता है या बेच देता है। 3 प्रश्न इसके भी दे रखे हैं और 3 प्रश्नों में पहला है कि उपरोक्त पैराग्राफ में श्यामल को किस स्रोत से ऋण मिलता है, तो वो साहूकार है। व्यापारी आप यहाँ लिख सकते हैं, व्यापारी जो है उसको ऋण देता है, साहूकार या व्यापारी। और दूसरे में पूछा गया है कि ऋण के अनौपचारिक स्रोत का कौन सा नकारात्मक पक्ष इसमें दिखाया गया है। ऋण के अनौपचारिक स्रोत का कौन सा नकारात्मक पक्ष इसमें, तो व्यापारी द्वारा किसानों का शोषण, क्योंकि जब फसल तैयार होती है तो वो कम कीमत पर, वह लिखा सस्ते में फसल खरीदता है और बाद में कीमत बढ़ने पर फसल बेच देता है। प्रश्न नंबर 3 है ऋण के औपचारिक स्रोतों में क्या शामिल है। औपचारिक स्रोतों में कहाँ से, यानी कि तो बैंक और सहकारी समितियां इसमें आती हैं जो औपचारिक स्रोत हैं ऋण के। अनौपचारिक में साहूकार से या व्यापारी से ऋण लिया जाता है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो 31 है वो भी जो है एक केस स्टडी बेस्ड प्रश्न है और इसमें भी एक पैराग्राफ दे रखा है कि आज विश्व के 100 से अधिक देश किसी न किसी प्रकार की लोकतांत्रिक राजनीति का दावा करते हैं और उसका अभ्यास करते हैं। उनके पास औपचारिक संविधान है, वे चुनाव कराते हैं, उनके पास पार्टियां हैं और वे नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देते हैं। हालांकि ये विशेषताएं उनमें से अधिकांश के लिए सामान्य हैं। ये लोकतंत्र अपनी सामाजिक स्थितियों, अपनी आर्थिक उपलब्धियों और अपनी संस्कृतियों के संदर्भ में एक दूसरे से भिन्न हैं। तो ये एक पैराग्राफ दे रखा है और उसके नीचे 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है, तो भारत में हम कहेंगे लोकतांत्रिक सरकार है, लोकतंत्र पर आधारित सरकार है। और प्रश्न नंबर 2 है कि पैराग्राफ में उल्लेखित लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखो जो पैराग्राफ में आती हैं। तो लोकतंत्र की जो विशेषताएं हैं, तो लोकतंत्र में चुनाव जो हैं वो समय समय पर चुनाव एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। और दूसरी विशेषता है हम लोकतंत्र की बता सकते हैं कि लोकतंत्र में नागरिकों को अधिकारों की गारंटी प्रदान होती है, गारंटी दी जाती है नागरिकों को अधिकारों की गारंटी। तो ये आप 2 विशेषताएं इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर इसमें ही एक और प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 32 जो है वो भी केस स्टडी प्रश्न है। तो 32 और 32 में निम्नलिखित पैराग्राफ को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है।
इसमें सौर ऊर्जा के दोहन की अपार संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टिक तकनीक सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करती है। सौर ऊर्जा ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत के विभिन्न हिस्सों में कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं जो ग्रामीण परिवारों की जलाऊ लकड़ी और गोबर के उपलों पर निर्भरता को कम कर देंगे। इन प्रश्नों के उत्तर दो। 3 प्रश्न इसमें दिए गए हैं पैराग्राफ के बाद। सौर ऊर्जा एक खालिस्तान ऊर्जा का स्रोत है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का मतलब है कि जिसको हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। कौन सी तकनीक सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करती है, तो उसको फोटोवोल्टिक तकनीक कहते हैं। और एक बिल्कुल तीसरा प्रश्न पूछा गया है, क्या सौर ऊर्जा प्रदूषण का कारण बनती है? तो सौर ऊर्जा से बिल्कुल किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो ये थे 4 प्रश्न। उसके बाद है प्रश्न नंबर 33। ये 3-3 अंक के प्रश्न हैं। साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए और साम्राज्यवाद के नकारात्मक प्रभाव लिखिए। अथवा करके भी हो सकता है ये प्रश्न। साम्राज्यवाद को परिभाषित कीजिए और साम्राज्यवाद के नकारात्मक प्रभाव लिखिए। तो जब कोई शक्तिशाली एवं उन्नत देश किसी कमजोर या पिछड़े हुए देश पर बलपूर्वक अपना अधिकार स्थापित करता है और उसका राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से शोषण करता है, तब उस शक्तिशाली देश की इस इच्छा और प्रवृत्ति को साम्राज्यवाद कहा जाता है। साम्राज्यवादी देश जिस देश पर अपना अधिकार स्थापित करता है वह देश उस साम्राज्यवादी देश का उपनिवेश कहलाता है। जैसे भारत किसी जमाने में अंग्रेजों का उपनिवेश कहलाता था, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद साम्राज्यवाद के नकारात्मक पक्ष में अगर हम बात करें तो पहला है कि साम्राज्यवादी देशों ने अपने अपने उपनिवेशों से अपने देशों के उद्योगों के लिए सस्ते दामों में कच्चा माल खरीदना आरंभ कर दिया और अपने देश में निर्मित माल अधिक दामों पर बेचना आरंभ कर दिया। साथ ही उन्होंने उपनिवेशों के निजी उद्योगों में बने हुए माल को बेचने के लिए अनेक प्रतिबंध लगा दिए, जिससे उपनिवेशों के उद्योग नष्ट हो गए। दूसरे नंबर पर है कि साम्राज्यवादी देशों ने अपने उपनिवेशों के किसानों का अधिक से अधिक शोषण किया, जिससे उपनिवेशों के किसान भी निर्धन हो गए। और तीसरा है, साम्राज्यवादी देशों के लोग अपने आप को सभ्य मानते थे और उपनिवेशों के लोगों को नीच समझते थे। वे इन लोगों से मेलजोल स्थापित नहीं करते थे। और चौथा है, उपनिवेशों के लोगों को उच्च पदों पर भी नहीं रखा जाता था। और पांचवा है, साम्राज्यवादी देशों के ईसाई प्रचारकों ने उपनिवेश के लोगों को बलपूर्वक ईसाई बनाना आरंभ कर दिया था। तो ये कुछ उसके नकारात्मक प्रभाव हैं। प्रश्न नंबर 34 है, इसमें से आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं। राजनीतिक दलों के कोई 3 कार्य लिखें। कई सारे इसमें, तो आप 3 लिख सकते हैं। पहला है चुनाव लड़ना। राजनीतिक दलों का सबसे पहला काम चुनाव लड़ना है। इसके लिए राजनीतिक दल चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं कि अपनी नीतियों और कार्यक्रम मतदाताओं के सामने रखना। प्रत्येक राजनीतिक दल समाज की भलाई के लिए कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाता है और उन्हें मतदाताओं के सामने रखता है। इसके बाद मतदाता यह निर्णय करते हैं कि देश के लिए किस दल की नीतियां और कार्यक्रम ठीक है और किसके नहीं। तीसरा है कानूनों का निर्माण करना। राजनीतिक दल देश के लिए कानूनों का निर्माण भी करते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के पास होने से पहले किसी भी कानून के पास होने से पहले उस पर एक लंबी चौड़ी बहस होती है। इस बहस में वे सभी राजनीतिक दल भाग लेते हैं जो कानून के पास होने के समय संसद में उपस्थित रहते हैं। और चौथा है सरकार बनाना और चलाना। राजनीतिक दल का एक काम सरकार बनाना और उसे चलाना भी है। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है वह दल अपनी सरकार बनाता है। सरकार को चलाने के लिए दल में से कुछ लोग मंत्री बनते हैं और इसके बाद वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार को चलाते हैं। और पांचवा है विरोधी दल की भूमिका निभाना। चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है। विरोधी दल का काम सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करना और सही कार्य करने के लिए सलाह देना होता है। प्रश्न नंबर 35 है,
अधिकांश कपास मिलें गुजरात और महाराष्ट्र में केंद्रित क्यों हैं? तो पहले नंबर पर आप लिख सकते हैं कपास पैदा करने वाला ज़्यादातर क्षेत्र इन्हीं दो राज्यों में स्थित है, इसलिए कपास मिलें गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा, यहाँ की जो जलवायु है वो आर्द्रता वाली है जिसमें धागा नहीं टूटता है। और तीसरा आप लिख सकते हैं कि यहाँ सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं, सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 36 है वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव लिखिए। वैश्वीकरण एक ऐसा प्रश्न है जो किसी न किसी रूप में जरूर आता है, अर्थ भी आ सकता है, तो यहाँ सकारात्मक प्रभाव पूछे गए, नकारात्मक भी आ सकते हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ विश्व को एक करने के विचार से है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ना है, ताकि पूरा विश्व एक ही अर्थव्यवस्था और एक ही बाजार के रूप में काम कर सके। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव में पहला हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण देश के निर्यात बढ़े हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भारत में आई है। और दूसरा है वैश्वीकरण के कारण बाजार में प्रतियोगिता बढ़ी है, जिससे वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार आया है, जिससे भारत के लोगों को भी अच्छी वस्तुएं मिलने लगी हैं। और तीसरा है वैश्वीकरण के कारण संचार के क्षेत्र में नई नई कंपनियां आई हैं, जिससे संचार के क्षेत्र का विस्तार हुआ है और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं। प्रश्न नंबर 37 है, और ये एक बड़ा प्रश्न है जो 5 नंबर का है। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में विस्तार से लिखिए। पतन के कारणों के बारे में विस्तार से लिखना है। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक स्थिरता। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासन में स्थिरता आ गई थी, सड़कों और गलियों में अतिक्रमण होने लगा था तथा नए मकानों का निर्माण करने के लिए लोग पुराने मकानों की ईंटों का प्रयोग करने लगे थे, जिसके कारण यह नगरीय सभ्यता धीरे धीरे ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तित हो गई। एक कारण ये है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन। सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन को भी जिम्मेदार माना जाता है। वर्षा कम होने के कारण तथा सरस्वती नदी के सूख जाने के कारण हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में इस सभ्यता की बस्तियां खत्म हो गई। और तीसरा है बाढ़। मोहनजोदड़ो, चानुदड़ो, लोथल में बाढ़ आने के भी सबूत मिले हैं। अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि बाढ़ के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ। और चौथा है महामारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकालों के अध्ययन से पता चला है कि इनमें से 41 लोगों की मौत मलेरिया महामारी के कारण हुई थी। अतः अनुमान लगाया जाता है कि किसी महामारी के कारण भी इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। और 5वां है विदेशी व्यापार में कमी। एक अनुमान यह भी लगाया जाता है कि विदेशी व्यापार में कमी आ गई होगी, जिसके कारण लोगों के जीवन स्तर में भारी गिरावट आई होगी, जो बाद में सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बना। या फिर अगर आप ये प्रश्न नहीं करना चाहते अथवा करके दूसरा प्रश्न है महात्मा गांधी के आंदोलनों का वर्णन करो। किसमें से इसमें से कोई से भी आप 2-3 आंदोलनों का वर्णन कर सकते हैं। कई सारे आंदोलन चलाए गए थे, तो उसमें पहला है असहयोग आंदोलन। गांधी जी द्वारा यह आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू किया गया था। गांधी जी का कहना था कि अगर भारत के लोग अंग्रेजों का सहयोग बंद कर दें तो भारत में से ब्रिटिश शासन 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। अतः सरकार को सहयोग न करने के लिए उन्होंने अंग्रेजी सरकार द्वारा दिए गए सभी मेडल और पुरस्कार वापस कर दिए। गांधी जी की देखा देखी में सैकड़ों देशभक्तों ने भी अपनी उपाधियों को छोड़ दिया। वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी, विद्यार्थियों ने स्कूलों में जाना छोड़ दिया, जगह जगह विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जाने लगी, विदेशी कपड़ों के स्थान पर खादी को अपनाया जाने लगा। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए लोगों पर तरह तरह के अत्याचार किए, लेकिन सरकार ने इस आंदोलन को जितना दबाने का प्रयास किया, यह आंदोलन उतना ही जोर पकड़ता चला गया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर जब जुलूस बाजार में से गुजर रहा था तो उसका पुलिस से टकराव हो गया। गुस्से में आकर जुलूस ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 1 थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। इस घटना से दुखी होकर 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया।
उसके बाद दूसरा जो आंदोलन चलाया गांधी जी ने वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है, सविनय अवज्ञा का अर्थ सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को विनयपूर्वक या आदरपूर्वक मानने से इनकार कर देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा 1930 में चलाया गया था। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने वायसराय के सामने 11 मांगें रखी। इन मांगों में से सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक पर से टैक्स को खत्म करने की थी। महात्मा गांधी ने अपने पत्र में लिखा था कि अगर 11 मार्च 1930 तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। लेकिन लॉर्ड इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए पैदल यात्रा शुरू कर दी। साबरमती आश्रम से दांडी 240 किलोमीटर दूर था। यह यात्रा 24 दिन तक चली। इस यात्रा के दौरान गांधी जी जहां भी रुकते थे हजारों लोग उनको सुनने के लिए आते थे। 6 अप्रैल 1930 को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के शुरू होने के बाद देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ। इसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में यह तय हुआ कि गांधी जी आंदोलन को वापस लेंगे और लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बदले में अंग्रेजी सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण आंदोलन था वो था भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश सरकार के व्यवहार से तंग आकर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में वकीलों, अध्यापकों, व्यापारियों, डॉक्टरों, पत्रकारों, मजदूरों, विद्यार्थियों, स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लगभग 1 सप्ताह के लिए सरकारी कामकाज पूरी तरह से बंद रहा। अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए शांतिपूर्ण जुलूसों पर गोलियां चलाई व लाठीचार्ज किया। 1 लाख से अधिक स्त्री पुरुषों को बंदी बना लिया गया। देश में चारों ओर अराजकता और अशांति फैल गई। यद्यपि यह आंदोलन भारत में से अंग्रेजों को निकालने और देश को स्वतंत्र कराने में असफल रहा, लेकिन फिर भी यह आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, एक महान घटना थी। भारत में ब्रिटिश सरकार के इतिहास में ऐसा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ था। अथवा करके एक और प्रश्न दे रखा है यहाँ पर, सरस्वती सिंधु सभ्यता में उल्लेखनीय नगर नियोजन विशेषताएं थी। इनमें से 5 विशेषताओं की पहचान करें और बताएं कि उन्हें आधुनिक शहरी चुनौतियां जैसे यातायात, भीड़ भाड़ और पर्यावरणीय स्थिरता से निपटने के लिए कैसे लागू किया जा सकता है। तो जो 5 विशेषताएं हैं वो है कि पहली है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, अर्थात लोग नगरों में रहते थे। दूसरा, नगरों में पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले होते थे। पूर्व दिशा के टीले पर आवास क्षेत्र होता था जहां सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे, जबकि पश्चिमी दिशा के टीले पर दुर्ग होता था जहां प्रशासनिक, सार्वजनिक भवन और अनागार होते थे। तीसरी विशेषता है, सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना में सड़कों का महत्वपूर्ण स्थान होता था। मुख्य सड़कें नगर को 5 या 6 खंडों में बांटती थी। साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे गए थे। और 5वीं विशेषता है, घरों की नालियां बड़े नालों में जाकर गिरती थी। नालियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। प्रश्न नंबर 38 है, मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो पहले अर्थ पूछा गया, तो भूमि की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। शैलों या चट्टानों के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है। भूमि की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। शैलों या चट्टानों के टूटने फूटने से इस मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा अपरदन क्या है?
जब तेज हवा तथा पानी मृदा की ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं तो इसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। इससे मिट्टी के उपजाऊ तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी कृषि योग्य नहीं रहती है। सुझाव है कैसे रोका जा सकता है मृदा अपरदन को। तो पहाड़ों की ढालों और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कणों को जकड़े रखती हैं और पानी के साथ नहीं बहने देती हैं। दूसरा जो सुझाव है वो है कि पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर भी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। और तीसरा है पशु चराने पर रोक लगाई जानी चाहिए। और चौथा है शुष्क क्षेत्रों में पेड़ों की लाइन लगाई जानी चाहिए ताकि हवा द्वारा मिट्टी को उड़ने से रोका जा सके। अथवा करके है, इसमें भी ऑप्शन दे रखा है। और अथवा में है कि भारत में लौह अयस्क के वितरण को समझाइए। लौह अयस्क के वितरण को समझाइए। तो भारत में लौह अयस्क की 4 पेटियां पाई जाती हैं। उसमें पहला है उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ी खानों से निकाला जाता है। इसी के पास झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ और नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन यानी कि उसमें खान में से उसको निकाला जाता है। दूसरी पेटी है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बैलाडीला पहाड़ियों में अति उत्तम प्रकार का हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। इन खादानों का लौह अयस्क जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। तीसरी पेटी है बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुरु पेटी। यह पेटी कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख की खानें इसी पेटी में स्थित हैं। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। और चौथी पेटी है महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमागांव पतन से इसका निर्यात किया जाता है। प्रश्न नंबर 39 है 39 है राजनीति में जाति व्यवस्था क्या क्या रूप ले सकती है। राजनीति में जाति व्यवस्था क्या क्या रूप ले सकती है। तो राजनीति में जाति के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। जैसे चुनाव के समय जब पार्टियां उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो वे इस बात का ध्यान रखती हैं कि किसी चुनाव क्षेत्र से उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया जाए जिस जाति के लोग वहां सबसे ज़्यादा रहते हैं, ताकि चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी वोट मिल जाएं। इसके बाद उस जाति के लोगों से अपील की जाती है कि वे अपनी जाति के उम्मीदवार को जितवाने की पूरी कोशिश करें। दूसरा है चुनाव जीतने के बाद जब सरकार बनती है तो उसमें भी सभी जातियों के लोगों को लिया जाता है ताकि किसी भी जाति के लोग नाराज न हो। और तीसरा है यह भी देखने में आया है कि जब चुनाव होते हैं तो लोग अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट देते हैं। तो ये भारतीय की चुनाव में देखने को मिलते हैं जाति व्यवस्था के रूप। अथवा करके ही एक और प्रश्न यहाँ पर दे रखे अगर आप ये नहीं कर सकते, और वो है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल जरूरी हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल जरूरी हैं, व्याख्या कीजिए। तो एक नंबर पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ने का काम करते हैं। इसके लिए राजनीतिक दल चुनाव में अपने अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। दूसरा, प्रत्येक राजनीतिक दल समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर कुछ नीतियां और कार्यक्रम बनाता है और उन्हें मतदाताओं के सामने रखता है। इसके बाद मतदाता यह निर्णय करते हैं कि देश के लिए किस दल की नीतियां और कार्यक्रम ठीक हैं और किसकी नहीं। तीसरा, हम कह सकते हैं राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और चौथा है राजनीतिक दल का एक काम सरकार बनाना और उसे चलाना भी है। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है वह दल अपनी सरकार बनाता है। सरकार को चलाने के लिए दल में से कुछ लोग मंत्री बनते हैं। इसके बाद वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार को चलाते हैं। पांचवा है चुनाव में जिस दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है। विरोधी पक्ष का काम सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करना और सही कार्य करने के लिए सलाह देना होता है। इसके साथ विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं।
और छठा है, राजनीतिक दल जनमत निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय समय पर ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो जनता से संबंधित होते हैं और उन पर बहस करते हैं। कई बार राजनीतिक दल लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं। विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। इसके अलावा उनके दबाव समूह भी काम करते हैं। देखने में आया है कि अक्सर विभिन्न दलों द्वारा जो राय बनाई जाती है, समाज के लोगों की भी वैसी ही राय बनती जाती है। और सातवां है, इसमें से आपने कोई से 5 या 4 करने हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा लिखवा रखे हैं। राजनीतिक दल सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जन कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। एक आम आदमी के लिए किसी सरकारी अधिकारी से संपर्क साधना इतना आसान नहीं होता जितना कि किसी राजनीतिक दल कार्यकर्ता से संपर्क साधना। इसी कारण लोग दलों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और उन्हें अपने करीब मानते हैं। दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है, वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। प्रश्न नंबर 40 जो है वो वास्तव में मैप का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 40 पूछा, विश्व के मानचित्र पर निम्न को दिखाओ। पहले विश्व के और फिर भारत के। तो विश्व के मानचित्र पर दिखाने हैं आपने। विश्व के मानचित्र पर रोमन साम्राज्य से जुड़े देशों को दर्शाना है और विश्व के मानचित्र पर माया सभ्यता से जुड़े स्थान अंकित करने हैं, रोमन साम्राज्य और माया सभ्यता। इसी प्रकार भारत के मानचित्र पर 3 बातें दिखानी है। एक सरदार सरोवर बांध दिखाना है गुजरात में, और चाय उत्पादक राज्य असम दिखाना है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कलकत्ता दिखाना है। तो ये 2 विश्व के मानचित्र पर भारत के। तो जो माया सभ्यता है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, जहाँ पर ये निशान लगा हुआ है, ये माया सभ्यता थी, ठीक है। और इसी प्रकार जो इटली है वहाँ पर किसी ज़माने में जो इटली वाला जो स्थान है जहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये इटली जो है यहाँ पर आप रोमन साम्राज्य को दिखा सकते हैं। ये छोटा सा इस पे विश्व के मानचित्र पर। इसी प्रकार भारत के मानचित्र पर 3 चीज़ें दिखानी थी। एक तो चाय उत्पादक क्षेत्र असम, ये सारा का सारा असम है जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये चाय पैदा होती है। इसी प्रकार सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात में यहाँ पर नर्मदा नदी पर बना हुआ है, तो यहाँ पर आपने दिखाना है सरदार सरोवर बांध। और इसी प्रकार कलकत्ता नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा पूछा गया, तो कलकत्ता जो है वो यहाँ पर है। आसान सा नक्शा आपकी बात दिया गया है, मानचित्र थोड़ा सा मुश्किल सा आता है। तो इस प्रकार से टोटल कुल मिलाकर आपका ये 10वीं क्लास का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम था जिसे हल किया गया है। धन्यवाद, नमस्कार।